राम राम साहब। स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल साइंस कंपटीशन में। और आज का अपना विषय है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। देखिए, स्रावी ग्रंथियाँ मानव शरीर में दो प्रकार की होती है, अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी। इनमें एक अंतर होता है कि जो अंतःस्रावी होती है इनकी कोई सेपरेट नलिकाएं नहीं होती। ये अपने स्त्रवण को यानी अपने रसायन को, जो रसायन बनाती है ये, वो उस रसायन को ये जो ग्रंथियाँ होती है वो बिना किसी नलिका के सीधे ही रुधिर में प्रवाहित कर देती है। जबकि जो बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ होती है उनकी खुद की सेपरेट नलिकाएं होती है, जैसे अश्रु ग्रंथि है, लाल ग्रंथि है, ये सभी बाह्य ग्रंथियां हैं। आज का अपना विषय है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। इनसे निकलने वाले रसायन कहलाते हैं हार्मोन, और ये हार्मोन मानव शरीर में विकास संबंधी गतिविधियों का समन्वय करते हैं, तंत्रिका तंत्र में अहम योगदान निभाते हैं। यानी का कहने का मतलब है कि यह ग्रंथियां मानव शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होती है। चलो तो शुरुआत करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों को। तो बताया मैंने आपको कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन क्या कहलाते हैं? हार्मोन। देखिए, मुख्य मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है हमारे शरीर में, और उनसे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, उन हार्मोन का क्या क्या कार्य होता है, वह ग्रंथियां हमारे शरीर में कौन से स्थान पर पाई जाती है, और उनकी कमी से या उनकी अधिकता से मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ग्रंथियों से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आज वो पूरे क्वेश्चन अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलो करें शुरुआत। आज वो देखो, एक नंबर पे शुरुआत करते हैं ऊपर से, यानी सबसे पहली ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। सबसे पहली ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथैलेमस। इससे हार्मोन कौन सा निकलता है? इससे दो हार्मोन निकलते हैं, मोचक हार्मोन और निरोधी हार्मोन। मोचक व निरोधी हार्मोन। और यह मोचक व निरोधी हार्मोन का क्या कार्य है? देखिए, मानव शरीर में सबसे अहम ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। उसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और उसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि वह हमारे शरीर की लगभग समस्त ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। तो उस पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। उस पीयूष ग्रंथि को अगर हार्मोन स्रवण करना है तो उसके लिए प्रेरित कौन करेगा? हाइपोथैलेमस ग्रंथि का मोचक हार्मोन। और अगर उसका स्रवण रोकना है तो उसके लिए उसे कौन करेगा? निरोधी हार्मोन। तो पीयूष ग्रंथि को कौन कंट्रोल कर रही है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो उसका कार्य क्या हो गया? पीयूष ग्रंथि के स्रवण पर नियंत्रण रखना। पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं उन पर नियंत्रण करती है। कौन करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। आपने शरीर में स्थिति कहाँ होती है इसकी? तो मानव शरीर में इसकी स्थिति होती है अग्र मस्तिष्क में। मानव शरीर में हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अग्र मस्तिष्क में। और अगर इसमें किसी प्रकार की त्रुटि आती है या इसके हार्मोन में किसी प्रकार की रुकावट वगैरह आती है, कमी वगैरह आती है, तो इसके अभावजन्य रोग क्या है? देखो, वैसे तो ये मोस्टली सभी रोगों का कारण बन सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी पीयूष ग्रंथियों को कंट्रोल कर रही है। तो होने वाले लगभग सभी रोग इसकी कमी से भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसके दो चार बताए गए हैं, जैसे भूख प्यास का पता नहीं चलना। ये कहने का मतलब आप सीधा सा ये लिख दो कि शरीर में असंतुलन की स्थिति पैदा होना। शरीर में असंतुलन होना। तो ये इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके आगे वाली जो पीयूष ग्रंथि है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये तो थी आपके हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि मोचक और निरोधी हार्मोन निकालती है, पीयूष ग्रंथि के स्रवण पर नियंत्रण करती है, अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है, और शरीर में संतुलन का कार्य करती है, मतलब शरीर में संतुलित बनाए रखती है।
चलिए अब बात करते हैं दूसरी ग्रंथि की। दूसरे नंबर की ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। इसे पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं या पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि या बोलो पिट्यूटरी ग्रंथि। देखिए इसका एक उपनाम भी है, क्या है? मास्टर ग्रंथि। और इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि मास्टर जैसे सभी बच्चों पर कंट्रोल करता है तो उसे मास्टर कहते हैं, वैसे ही ये सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। चलिए ये हो गया इसके नाम। इसका मोस्टली इंपॉर्टेंट है तो इसका आकार वगैरह भी लिख लो। आकार होता है इसका मटर के दाने के बराबर, मटर के दाने के बराबर। वजन लगभग बताया गया है इसका 0.6 ग्राम। कितना बताया गया है? 0.6 ग्राम। अब हार्मोन्स देखो, इससे कई प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, क्योंकि ये एक ग्रंथि को तो कंट्रोल करती नहीं, शरीर की समस्त ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, तो अलग अलग हार्मोन अलग अलग ग्रंथियों को कंट्रोल करने के लिए निकलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन या इन वृद्धि हार्मोनों को सोमेटोट्रोपिन क्या कहते हैं? सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं। कौन कौन से हैं वृद्धि हार्मोन? एक है प्रोलैक्टिन, ठीक है। पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एक होती है अग्र पीयूष और एक होती है पश्च पीयूष। तो अग्र पीयूष से वृद्धि हार्मोन निकलता है, यह सोमेटोट्रोपिन हार्मोन या प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलते हैं। ये मानव शरीर में वृद्धि के लिए सहायक होते हैं, अर्थात मनुष्य की जो वृद्धि होती है, लंबाई वगैरह, शरीर का विकास वगैरह, अगर इसकी कमी रहती है तो मनुष्य में बूढ़ापन रहता है, और इसकी वृद्धि हो जाती है तो मनुष्य में भीमकायता उत्पन्न हो जाती है, यानी उसका शरीर बहुत बड़ा प्रतीत होता है, या उसका बहुत शरीर लंबा ज़्यादा हो जाता है। देखते होंगे आप, किसी का शरीर का छोटा होता है, किसी का शरीर लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, तो इसी ग्रंथि के हार्मोन की अधिकता और अल्पता के कारण होता है। चलिए दूसरा जो पश्च पीयूष से निकलता है वो हार्मोन्स है ऑक्सीटोन। ये गर्भवती महिलाओं में दूध के लिए प्रेरित करते हैं। चलिए दूसरा है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन जो हार्मोन है, ये वैसोप्रेसिन हार्मोन क्या करते हैं? ये वैसोप्रेसिन हार्मोन हमारे शरीर में जो वृक्क होता है, उस वृक्क में क्या होता है? वृक्क में आपके रक्त से रुधिर का क्षरण होता है, जिससे मूत्र का निर्माण होता है, तो उसमें जल की मात्रा ज्यादा नहीं चले जाए, इस चीज को कंट्रोल करता है, यानी शरीर में जल के स्तर को कंट्रोल करता है। अगर इसकी कमी आती है वैसोप्रेसिन हार्मोन की, तो आपको बार बार क्या लगेगी? बार बार जाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, और एक है गोनेडोट्रोपिन। ये हार्मोन जो जननांग ग्रंथियां होती है, उन जननांग ग्रंथियों को हार्मोन स्त्रवण के लिए प्रेरित करता है। चलिए ये मुख्य ग्रंथियां हैं, या इसमें से दे देगा, जैसे एग्जाम्पल में निम्न में से पीयूष ग्रंथि से स्त्रवण होने वाला हार्मोन है बस है, या निम्न में से पीयूष ग्रंथि से स्त्रवण होने वाला हार्मोन नहीं है बस है, इस प्रकार। तो आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है वो ध्यान रखने हैं। कार्य मैंने आपको बताई दी, कि इनके कार्य लिखने जाओगे तो बहुत हो जाएंगे, तो वैसे आप एक ही सीधा कार्य लिख लो कि समस्त ग्रंथियों पर नियंत्रण रखना व वृद्धि में समस्त ग्रंथियों पर नियंत्रण रखना व वृद्धि में सहायक। अब बात करते हैं स्थिति की, तो इसकी स्थिति हाइपोथैलेमस के नजदीक ही है, अगर मस्तिष्क में ही है। और मैंने आपको बताई थी
कि अगर मस्तिष्क में यानी कपाल में कितनी हड्डियां बताई थी लास्ट वाले वीडियो में, याद करो। पूरे चेहरे, पूरे खोपड़ी में 29 हड्डियां बताई थी। 8 यहाँ, 14 चेहरे पे, 6 ये, एक जीभ, 29 हुई थी नहीं हुई थी। 8 हड्डियों में से कपाल की एक हड्डी होती है स्फेनोइड, उस स्फेनोइड हड्डी पर होती है। अगर मस्तिष्क में स्फेनोइड हड्डी पर ये ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा रोग, रोग लिख लो। नपुंसकता, मूत्र बाहुल्यता, वसीय वृद्धि, बोनापन, भीम कायता, ये बोनापन भीम कायता समझ गए ना आप, वो चीजें। चलिए, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट ग्रंथि थी, इस पे थोड़ा ध्यान देना। अब आगे चलते हैं। 2 नंबर की ग्रंथि है ना ये, 1 नंबर हाइपोथैलेमस, दूसरी पीयूष ग्रंथि। चलिए देखिए आगे। इसके आगे वाली ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीनियल, 3 नंबर की। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पीनियल ग्रंथि, या इसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं, तीसरा नेत्र भी कहते हैं। तीसरा नेत्र मतलब तीसरी आंख। तीसरी आंख क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ग्रंथि, वैज्ञानिकों का मानना है कि जब हमारे जीवों का विकास हो रहा था तो यह ग्रंथि किसी बड़े अंग का अवशेष मात्र है, अर्थात इसके अंदर नेत्र में जो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती है, कुछ उस प्रकार की कोशिकाएं इस तीसरे नेत्र यानी पीनियल ग्रंथि में भी पाई जाती है, नेत्र के समान। इसलिए इसे तीसरा नेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें से हार्मोन निकलता है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन क्या कार्य करता है? एक तो दैनिक क्रियाओं का नियमन करता है, दैनिक क्रिया को नियमन करता है, और एक सोने जागने के चक्र को, सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। दैनिक क्रियाएं, जैसे आपकी डेली की हैबिट बन जाती है, डेली की, इतने बजे उठना है, इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे स्कूल जाना है, इतने बजे नहाना वगैरह जो होती है चीजें, डेली हैबिट होती है। वो डेली हैबिट अपने आप क्यों होती है? वो डेली हैबिट हो जाती है इस हार्मोन के कारण। ये हार्मोन आपको डेली याद दिलाता रहता है कितने बजे सोना है, कितने बजे आपको, यानी आप रात, दिन में तो रात की तरह नहीं सोते, या रात को दिन की तरह नहीं जागते, अपने आप कैसे नींद आने लग जाती है, अपने आप कैसे नींद उड़ जाती है, आप देर तक क्यों सो नहीं सकते? तो वो उसका कारण होता है ये हार्मोन। ये हार्मोन आपको उस चीज का बार बार रिमेम्बर कराता रहता है। चलिए, स्थिति ये शरीर में ये होती है। देखो, ये भी अगर मस्तिष्क में है, अगर मस्तिष्क के ऊपरी भाग में, ठीक है, आकार, इसका आकार चावल के दाने के बराबर होता है, याद रख लेना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। रोग, इसकी कमी से अनिद्रा और दैनिक क्रिया में असंतुलन। दैनिक क्रिया में असंतुलन, बस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आगे देखो। इसके बाद बात करते हैं तीसरी ग्रंथि। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, ध्यान से देखना इसको। तीसरी तो हो गई थी, चौथी ग्रंथि है ये ग्रंथि है थायराइड। ये इसे बोलते हैं आउटू का, थायराइड या आउटू का ग्रंथि। देखिए, थायराइड व आउटू का ग्रंथि क्या है? थायराइड व आउटू का ग्रंथि आपके शरीर में कहाँ पाई जाती है? श्वास नाल के नीचे जो लेरिक्स होता है, यानी स्वर यंत्र होता है, इस स्वर यंत्र के नीचे श्वास नाल के दोनों ओर। तो लिख लो, गले में श्वास नाल के दोनों ओर, लेरिक्स के नीचे, लेरिक्स के नीचे, लेरिक्स यानी समझ गए ना, कंठ, स्वर यंत्र। चलिए, कार्य और हार्मोन। हार्मोन होता है थायरॉक्सिन हार्मोन,
हार्मोन कौन सा है? थायरॉक्सिन हार्मोन। चलो, कार्य क्या है? ये थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है? ये थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में जो वसा है या चयापचय क्रियाएं होती है, उन चयापचय क्रिया बढ़ाता है, रक्त दाब की गति बढ़ा देता है, नाड़ी की गति बढ़ा देता है, जिससे आपका शरीर का सर्कुलेशन चलता रहता है। तो चयापचय, देखिए, चयापचय गति, रक्तदाब, चयापचय गति, रक्तदाब गति व नाड़ी गति बढ़ाता है, बढ़ाना, नाड़ी गति को, नाड़ी गति को बढ़ाना। रोग, इसकी कमी से, देखो, इसकी कमी से रोग होते हैं। कहने का मतलब इसकी कमी से एक तो होता है गलकंठ, जिसे घेंगा भी कहते हैं या जिसे गाइटर रोग भी कहते हैं। ये तो मोस्टली है, गाइटर, गलकंठ या घेंगा, एक ही बात है, तीनों में से कुछ भी बोलो, एक ही बात है। इस स्थिति में गला सूजकर लटक जाता है। या दूसरे रोग भी होते हैं, जैसे बच्चों में होता है। बच्चों में क्या रोग होता है? बच्चों में रोग होता है वामनता। वामनता यानी बच्चों का कोई भी एक विशेष अंग, जैसे पेट है, हाथ पैर है, शरीर है, मुंह है, सर है, कुछ भी एक अंग फूल कर बड़ा हो जाता है। इसे बोलते हैं कर्टेनिज्म। क्या बोलते हैं इसे? कर्टेनिज्म। ठीक है। और अधिक आयु वालों में, यानी बड़ों में होता है मैक्सोडीमा। बड़ों में कौन सा रोग होता है? मैक्सोडीमा, यानी शरीर पर झुर्रियां पड़ना, शरीर का कोई भी अंग बताया मैंने, जैसे अधिक वसा एक ही जगह अधिक वसा जमा हो जाना। चलिए, ये है ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। अब इसके आगे वाले ग्रंथि की बात करते हैं। इसके आगे वाले ग्रंथि है पैराथायराइड। पैराथायराइड, या इसे बोलते हैं उपाउटुका। पैराथायराइड या उपाउटुका ग्रंथि हार्मोन, पैराथार्मोन, कौन सा हार्मोन निकालती है? पैराथार्मोन हार्मोन। पैराथायराइड ग्रंथि या उपाउटुका ग्रंथि, पैराथार्मोन हार्मोन। और कार्य से देखो, कार्य क्या है? इस ग्रंथि का कार्य है मानव शरीर में विटामिन डी के साथ मिलकर कैल्शियम का निर्माण करती है। एक तो उससे जो हार्मोन निकलता है वो एक तो क्या कार्य करता है कि विटामिन डी के साथ मिलकर कैल्शियम का निर्माण करता है, और एक रक्त में कैल्शियम और फास्फेट के स्तर को नियंत्रित करता है। तो मोस्टली दो कार्य लिख लो इसके, कि एक तो विटामिन डी, अगला टॉपिक विटामिन वाला पढ़ लेंगे। विटामिन डी के साथ मिलकर कैल्शियम बनाना। और दूसरा कार्य क्या होता है? रक्त में कैल्शियम व फास्फेट के स्तर को नियंत्रित करना। शरीर में कहाँ पाई जाती है ये शरीर में थायराइड के पीछे पाई जाती है। चार छोटी छोटी ग्रंथियां होती है, थायराइड ग्रंथि के पीछे चार छोटी छोटी ग्रंथियां होती है, ये पैराथायराइड ग्रंथि। थायराइड के पीछे समझ गए ना, कोई और लिबरा लिखने की जरूरत नहीं है। गले में सांस नाल के नीचे गला वगैरह है ना। रोग देखो, इसकी कमी से क्या रोग होता है? इसकी कमी से रोग होता है टिटेनी। क्या रोग होता है? टिटेनी। ताड़ का नाम सुना होगा आपने, कि ताड़ आ जाती है, ताड़ वगैरह। तो जब कमी हो जाती है कैल्शियम की, या इनकी वृद्धि हो जाती है, तो शरीर में हड्डियां वगैरह संकुचित हो जाती है, और एक जगह मतलब सारा शरीर तन जाता है। अपने ताड़ तो बीमारी आप सभी जानते हैं, मारवाड़ी वाले। तो टिटेनी,
टिटेनी। ये जो होती है अल्पता के कारण, अल्पता, अगर ये हार्मोन कम मात्रा में उत्सर्जित हो रहा है तो ये कम मात्रा के कारण होती है। अगर वृद्धि हो, ये हार्मोन ज्यादा मात्रा में स्रावित हो तो कैल्शियम और फास्फेट का स्तर बढ़ जाता है, जिससे हड्डियां गलना वगैरह शुरू हो जाती है। इससे रोग होता है ऑस्टियोआइटिस फाइब्रोसा। ऑस्टियोआर्ट्रिस फाइब्रोसा। देखिए, दो लोग हैं, याद रखना। वैसे टिटेनी मोस्टली याद रखना, टिटेनी यानी आपको तान वाली बीमारी इस हार्मोन की कमी के कारण होती है। चलो आगे, इसके आगे वाली ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि। इससे पहले है थाइमस, देखो सॉरी, थाइमस ग्रंथि इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। इसे बाल्य ग्रंथि भी बोलते हैं, क्योंकि बाल्यकाल में यह ग्रंथि ज्यादा विकसित होती है और जैसे जैसे धीरे धीरे उम्र बढ़ती है यह ग्रंथि धीरे धीरे छोटी हो जाती है, रंध वृद्धावस्था में तो लुप्त ही हो जाती है बाल्य ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन, थाइमोसिन हार्मोन क्या कार्य करता है? थाइमोसिन हार्मोन प्रारंभ में बाल्यावस्था में ही क्या करता है, ये बच्चों में प्रतिरक्षा बनाने का कार्य करता है। प्रतिरक्षा बनाने का कार्य करता है, ठीक है। स्थिति कहाँ होती है? हृदय और महाधमनी के मध्य, हृदय में महाधमनी के मध्य होती है स्थिति, ठीक है। रोग, इसकी कमी से क्या रोग होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से वैसे कोई विशेष कोई रोग नहीं है, लेकिन ले लो कमजोर प्रतिरक्षा। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली। देखिए, ये अब तक के अपन ने ग्रंथियां अब तक पढ़ ली। एक बार इनको वापस रिवाइज करते हैं, या अंत में एक बार रिवाइज कर लेंगे। देखो आगे चलते हैं। थाइमस ग्रंथि के बाद में अपन बात करेंगे अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। अधिवृक्क या इसे बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। इससे जो हार्मोन निकलता है उसे दो प्रकार के हार्मोन है, एक तो है एड्रिनल हार्मोन, एक तो है एड्रिनल हार्मोन, एक है एल्डोस्टेरोन। ये दो हार्मोन इंपॉर्टेंट है, एल्डोस्टेरोन और एड्रिनल। एड्रिनल हार्मोन को, या एड्रिनल हार्मोन होता है, इसे करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। किसको कहते हैं? एड्रिनल हार्मोन को। क्यों कहते हैं? एड्रिनल हार्मोन हमारे शरीर को आपातकालीन स्थितियों या संकट वाली स्थितियों के लिए क्या करता है? तैयार करता है। आपको जब भी कोई संकट महसूस होता है, आपातकालीन स्थिति महसूस होती है, तो आपका शरीर अचानक से क्या होता है? गुस्सा हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है, किसी से लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है, गुस्सा हो जाता है, शरीर तर जाता है, पूरा फूल जाता है, मांसपेशियां फुलाव ले लेती है, हृदय गति बढ़ जाती है। तो किस कारण होती है? उस एड्रिनलिन हार्मोन के कारण ही होती है। ये आपको उस आपातकालीन स्थिति में लड़ने के लिए आपको शरीर को क्या करती है? तैयार करती है। और ये जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन आपके शरीर में सोडियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। देखिए क्या कार्य है? आपातकालीन या संकट परिस्थितियों में, आपातकालीन या संकट परिस्थितियों में शरीर को तैयार करना, आपातकालीन हार्मोन भी बोला जाता है इसे। दूसरा है कि रक्त में सोडियम व जल की मात्रा को नियंत्रित करना, सोडियम व जल की मात्रा को नियंत्रित करना। स्थिति कहाँ आ जाती है? ये शरीर में पाया जाता है वृक्क, यानी आपकी जो किडनियां होती है, गुर्दे होते हैं, उन गुर्दों के ऊपर, वृक्क के ऊपरी भाग में
चलिए इसकी कमी से रोग, एक तो मुख्य रोग ले लो एडिसन रोग। एडिसन रोग वगैरह जो होते हैं भाई, रक्तदाब वगैरह बढ़ जाना, सर दर्द वगैरह होना, ये सब चीज़ें सामान्य से लक्षण है। और दूसरी बात है, दूसरा है एड्रिनल वेरिलिज्म। ये एड्रिनल वेरिलिज्म क्या है? एड्रिनल वेरिलिज्म ये है कि ये हार्मोन क्या करता है, ये जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन बताया मैंने आपको, ये जो जननांग वाले लक्षण होते हैं, मतलब जनन ग्रंथि वाले लक्षण, गोल्ड लाइन के लक्षण होते हैं, बाल वगैरह आना, दाढ़ी वगैरह आना, तो कभी क्या होता है कि इस एड्रिनल हार्मोन की अधिकता अगर महिलाओं में बढ़ जाती है तो महिलाओं के चेहरों पर भी बाल आने लग जाते हैं, मूछें दाढ़ी वगैरह। तो वो क्या कहलाता है, वो रोग क्या कहलाता है? एड्रिनल वेरिलिज्म। उस परिस्थिति को बोलते हैं एड्रिनल वेरिलिज्म। चलिए आगे, मुख्य एक ही ग्रंथि बची है, अग्नाशय ग्रंथि, फिर तो जनन ग्रंथियां इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे वाली 7 नंबर की अग्नाशय ग्रंथि। ये अग्नाशय ग्रंथि जो होती है उससे निकलने वाले हार्मोन एक विशेष कोशिकाओं से निकलते हैं, उन विशेष कोशिकाओं को बोलते हैं लैंगरहैंस समूह। लैंगरहैंस समूह की कोशिकाओं से निकलने वाले हार्मोन, ये हार्मोन दो कोशिकाओं से निकलते हैं, अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका। यह एकमात्र ऐसी कोशिका, एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी है और बाह्य स्रावी भी है। तो पहले अपन इसको अंतःस्रावी में पढ़ रहे हैं, तो ये अंतःस्रावी में कौन सी अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका? अल्फा कोशिका से निकलता है ग्लूकेगॉन। कौन सा हार्मोन निकलता है? ग्लूकेगॉन। और बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन। ठीक है, अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन और बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। कार्य क्या है? इंसुलिन हार्मोन करता है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, और जो ग्लूकेगॉन होता है वो ग्लूकोज को अपघटन के लिए प्रेरित करता है। ग्लूकोज को अपघटन के लिए यानी टूटने के लिए प्रेरित करता है। स्थिति कहाँ होती है? आमाशय के नीचे। आमाशय के नीचे उदरगोहर में। और रोग इसकी कमी से रोग होता है, अगर शरीर में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो रोग होता है मधुमेह, या इसे ही बोलते हैं शुगर, और या इसे ही बोलते हैं डायबिटीज। ठीक है, याद रह जाएगा। चले आगे, देखो ये होगी आपकी अग्नाशय ग्रंथि। तो लगभग मोस्ट ग्रंथि आपकी हो चुकी है। इसके बाद में आपकी 2 ग्रंथियां और बचती है। वो 2 ग्रंथियां कौन सी है? जनन ग्रंथियां हैं। वो जनन ग्रंथियां महिलाओं में अलग होती है और पुरुषों में अलग होती है। महिलाओं में उस ग्रंथि को अंडाशय बोलते हैं या डिंब ग्रंथियां बोलते हैं, और पुरुषों में उस ग्रंथि को वृषण ग्रंथि बोलते हैं। उनसे निकलने वाले हार्मोन शरीर में कहाँ पाई जाती है और क्या कार्य करती है, और कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं, बस ये पढ़ना बाकी है। चलिए देखिए, जनन ग्रंथि है, जनन ग्रंथियों में पहला कौन सा है? मादा जनन ग्रंथि यानी अंडाशय ग्रंथि या डिंब ग्रंथि। चलिए, हार्मोन एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। कार्य गौण लैंगिक लक्षणों पर नियंत्रण। गौण लैंगिक लक्षणों पर नियंत्रण। और स्थिति कहाँ होती है? उदर गुहा में नीचे। पेट में नीचे की ओर, है ना।
आकार बादाम के आकार की होती है। चलिए, रोग नपुंसकता, ठीक है। चलो, ये हो गए गौण लैंगिक लक्षण, समझते हो ना, जो किशोर अवस्थाओं में बदलाव आते हैं, चाहे पुरुषों में हो चाहे स्त्रियों में हो, जैसे आवाज का पतला होना, ठीक है, वो तो आप सभी समझदार हो, जानते हो। चलिए, अगला है नरजनन ग्रंथि, वृषण, वृषण ग्रंथि, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, कार्य ही सेम, स्थिति उदर गुहा यानी पेट से बाहर, उदर गुहा से बाहर पेशीय थैली में, मांसपेशी की थैली बनी होती है, उस थैली के अंदर होते हैं। और वो क्या है, नपुंसकता, ठीक। तो ये हो गया अपने शरीर के मुख्य मुख्य विशेष ग्रंथियां। एक बार वापस इनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपनी अपने हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से मोचक निरोधी हार्मोन निकलते हैं और वह पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोनों को नियंत्रित करती है अगर मस्तिष्क में पाई जाती है और शरीर में संतुलन की स्थिति बनाती है। और पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी इसे बोलते हैं। इसका आकार मैंने मटर के दाने के बराबर बताया था आपको, और इसका वजन 0.6 ग्राम बताया था। इससे हार्मोन निकलते हैं, कई हार्मोन निकलते हैं, वृद्धि हार्मोन निकलता है, इसके अलावा वेसोप्रेसिन है, ऑक्सीटोन है और गोनेडोट्रोपिन है, ये हार्मोन निकलते हैं। ये क्या कार्य करती है, ये तो शरीर में वृद्धि के लिए सहायक होती है, और एक इसके अलावा ये ग्रंथि शरीर में सभी ग्रंथियों के स्रावण को नियंत्रित करती है, यानी उनको स्रावित, उनको हार्मोन स्रावण के लिए प्रेरित करती है। ध्यान रखना, अगर मस्तिष्क में पाई जाती है, हाइपोथैलेमस के नजदीक होती है, और स्फेनोइड जो ग्रंथि हड्डी होती है उस हड्डी में पाई जाती है। नपुंसकता, मूत्रबाहुल्यता, वसीय वृद्धि, ये सभी इसकी कमी से होने वाले रोग है। फिर बात करती है अपने पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि तीसरी नेत्र बोलते हैं, और इसके अलावा इसके मेलाटोनिन हार्मोन है, सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है, कमी से अनिद्रा रोग हो जाता है। थायराइड ग्रंथि से का बोला आपने, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, और ये नाड़ी गड्डी बढ़ाती है, रक्तदाब बढ़ा देती है, और शरीर पे चयापचय क्रियाओं को संपन्न करती है। इसकी कमी से गलगंड गाय और गलगंड है, और क्या बताया था मैंने आपको, गाइटर गेंगा, एक ही बात, ये रोग हो जाता है मैक्सी और मैक्सीडोमा रोग हो जाता है, और ये वामनता वगैरह रोग हो जाते हैं। अब बात सॉरी हाँ अब बात करते हैं पैराथायरॉयड या उपाव 2 का। इसमें पैराथायरॉयड हार्मोन निकलता है, ये कैल्शियम का निर्माण करने में सहायक होती है और सोडियम और जल के स्तर को नियंत्रित करती है। इसके अलावा ये थायराइड के पीछे पाई जाती है, कमी से टिटेनी यानी टिटनेस रोग, ये जो टाण का रोग बीमारी होती है वो हो जाती है। थाइमस ग्रंथि जो बाल्यकाल ग्रंथि बताया मैंने आपको, बचपन में ज़्यादा पाई जाती है और वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है, पर शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र बनाने का कार्य करती है, और अग्र मस्तिष्क हृदय और महाधमनी के बीच में पाई जाती है। इसके बाद अपन ने बात की एड्रिनल ग्रंथि की। एड्रिनल ग्रंथि वृक्क के ऊपर पाई जाती है, इससे निकलने वाला एड्रिनलिन हार्मोन और एल्डोस्टेरोन हार्मोन, जो दोनों क्या क्या कार्य करते हैं मैंने आपको बताया था। उसके अलावा और वृक्क में ऊपरी भाग में पाया जाता है, एडिशन रोग हो जाता है, और एड्रिनल वेरिलिज्म रोग हो जाता है इसकी कमी से। अग्नाशय ग्रंथि से मैंने आपको बताया था कि 2 हार्मोन निकलते हैं, अल्फा कोशिका से बीटा कोशिका से, अल्फा कोशिका ग्लूकागोन और बीटा कोशिका से इंसुलिन। एक तो शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, एक ग्लूकोज को अवगठित करने में प्रेरित करता है। इसके अलावा इसकी कमी से मधुमेह, शुगर रोग हो जाता है। इसके अलावा फिर अपन ने बढ़िया पे अंडाशय और वृषण यानी नरजनन ग्रंथियां। तो ये लगभग आपकी सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतःस्रावी ग्रंथियां कंप्लीट होती है। इस प्रकार मैं आपको ये ग्रंथियां पढ़ाने वाला था एक सारणी में, भाई यहाँ ग्रंथि, यहाँ हार्मोन, यहाँ कार्य, यहाँ स्थिति, और यहाँ कमी से होने वाले रोग। लेकिन अपना थोड़ा बोर्ड छोटा है और लॉकडाउन के चलते बड़ा ला भी नहीं सकते, इसलिए मैंने आपको ये बढ़ाया। आप चाहो तो इसको एक सारणी बना कर लिख सकते हो, सारणी बनाने से क्या हो, याद अच्छी जल्दी हो जाएगा। चलो, अपना वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके बता देना, कमेंट भी कर देना। धन्यवाद।